नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, दिशा और सुशांत को लेकर के जो हमारा अभियान है वो जारी है, लेकिन कभी कभी आप निराश हो जाते होंगे। और मैं देखता हूं अपने बहुत सारे दर्शकों की प्रतिक्रिया। कुछ दर्शक ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं किसी को कुछ नहीं होगा, सब बच जाएंगे। और उनके कहने के पीछे दर्द होता है, और दर्द इसलिए कि देश में जो सबसे बड़ी एक जिम्मेदार संस्था है, अगर वो अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करने लगे ईमानदारी से, तो किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई भी गलत काम करके बच जाए। मुश्किल है। और वो महकमा है जुडिशरी का, न्यायालय का। मीडिया की अपनी सीमा है, वो मुद्दों को उठाती है, लोगों की आवाज बन करके जहां जिम्मेदार इंस्टीट्यूशंस, जिम्मेदार व्यक्ति तक पहुंचाने का काम है उनका, वो करती है। लेकिन मीडिया कोई आदेश नहीं दे सकती। मीडिया जन आंदोलन बना सकती है, जन आंदोलन कर सकती है, जनता का विश्वास जीत सकती है, जनता के विश्वास को बढ़ा सकती है, अत्याचार के खिलाफ लोगों को खड़ा करने में अपनी भूमिका अदा कर सकती है। उसी तरीके से कार्यपालिका एक जिम्मेदार इंस्टीट्यूशन है, वो कानून बनाने का काम करती है, और कानून के रक्षा का काम, कानून की रक्षा जिनके ऊपर सबसे अधिक उसकी जिम्मेदारी है, वो है हमारा न्याय का मंदिर, न्यायालय। मित्रों, दुर्भाग्य से हमारे देश की न्यायालय, जिसके ऊपर लोग सवाल करने से बचते हैं, लेकिन आपको मालूम है कि क्यूबाइब नेटवर्क ने हमेशा, जब भी आवश्यक हुआ जुडिशरी पर सवाल उठाने का, हमने मुखर होकर के सवाल उठाया। बहुत सारे हमारे दर्शकों को मालूम होगा कि कोविड के दौरान हमने किस प्रकार से लड़ाई लड़ी तब के जस्टिस के खिलाफ, और उन्हें एक प्रकार से एक्सपोज किया कि उनका उन फार्मा कंपनियों से क्या रिश्ता है, उनके परिवार का क्या रिश्ता है, ये हमने बताया था। आज अगर दिशा और सुशांत को न्याय मिलने में इतनी देरी हो रही है, तो एक और एक पक्ष जो सबसे महत्वपूर्ण है, वो है हमारे न्याय का मंदिर। और न्याय के मंदिर को किस प्रकार से तार तार किया जा रहा है, आज मैं उसका कुछ उदाहरण आपके सामने पेश कर रहा हूं। उन माननीय मिलॉर्ड को आपके सामने रख रहा हूं, जिन मिलॉर्ड ने न्याय के मंदिर को अपवित्र कर दिया है, न्यायालय को बदनाम कर दिया है, और न्यायिक व्यवस्था में लोगों के भरोसे को तार तार कर दिया है। मित्रों, आज की खबर है, आज की दिल्ली उच्च न्यायालय के जस्टिस यशवंत वर्मा के यहां आग लग गई। आग लग गई मतलब छायावाद में नहीं, सच में आग लग गई। उनके घर में आग लग गई। आग लग गई। जस्टिस वर्मा, यशवंत वर्मा अपने घर पर नहीं थे। जस्टिस वर्मा कहीं और थे। न चाहते हुए भी परिवार वालों को, दमकल विभाग को, अग्निशमन दस्ता को बुलाना पड़ा, फायर ब्रिगेड को बुलाना पड़ा। और अग्निशमन दस्ता जब पहुंचा, फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची, तो आग बुझाने का काम शुरू हुआ। जब आग बुझाने का काम शुरू हुआ, तो पता चला कि एक कमरा जब खुला, उस कमरे में नोटों की गड्डियां भरी हुई हैं। कमरा नोटों की गड्डियों से भरा मिला। और यह मीडिया की रिपोर्ट है।
टाइम्स ऑफ इंडिया की बैनर खबर है ये। हम आपको जो बता रहे हैं वो पब्लिक डोमेन में है, लेकिन आज जो मैं आपको बताना चाहता हूं, इसके सहारे ही अब लोग कह रहे हैं कि 100 करोड़ है, कि 1000 करोड़ है, कि 500 करोड़ है, कितने पैसे हैं, ये अंदाजा लगाना मुश्किल हो रहा है। दमकल विभाग ने फिर पुलिस को इन्फॉर्म किया, पुलिस ने फिर अपने आला अधिकारी को इन्फॉर्म किया, आला अधिकारी से होते हुए, पॉलिटिकल गैलरी से बात होते हुए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस खन्ना तक बात पहुंची। जस्टिस खन्ना के होश उड़ गए। आनन फानन में जस्टिस खन्ना ने कॉलेजियम की मीटिंग बुलाई और उसमें जो 5 सदस्यीय जो सीनियर जजों का जो एक कमिटी है, उन्होंने फैसला किया कि इन महाशय को अविलंब दिल्ली से हस्तांतरण करके अपने गृह, जहां से वो आए थे, जो उनका, जहां से उनको डिप्यूटेशन पे दिल्ली हाईकोर्ट आए थे, जो ट्रांसफर हुआ था, उनको वापस इलाहाबाद हाईकोर्ट भेज दिया गया। लेकिन ये देश सवाल पूछ रहा है, मामूली पॉकेट मार 5 रुपए का अगर पॉकेटमारी कर ले तो फौरन जेल भेजना, पकड़ा गया तो जेल, नहीं पकड़ाया तब तो खैर और पॉकेटमारी करता रहेगा। माननीय के घर में सैकड़ों करोड़ के गड्डी मिलने की खबर सार्वजनिक रूप से हमारे समाज में आ गया, लोग जान गए। माननीय को सजा क्या मिली? उनका तबादला हो गया। तबादला किसने किया? तो हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजों ने किया। क्यों किया? बदनामी से बचने के लिए। मतलब जो यहां पर भ्रष्टाचार कर रहे थे वो इलाहाबाद में जाकर के कुंभ में नहा करके ईमानदार हो जाएंगे। ये निर्णय है हमारे सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम का। किनसे अपेक्षा करें, किसके तरफ देखे मीडिया? दूसरा उदाहरण दे रहा हूं, उसी इलाहाबाद हाईकोर्ट का। जिस प्रकार के निर्णय आए हैं, जस्टिस आर मिश्रा ने जो निर्णय दिया है, मैं हैरान हूं। इनके निर्णय को मैं बोल नहीं पाऊंगा, इतना शर्मनाक निर्णय है। इन्होंने रेप को अलग तरीके से डिफाइन कर दिया है। अगर महिलाओं के साथ ज्यादती हो रही है तो वो रेप के घेरे में नहीं आएगा। अब देखिए, ये मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं, ये इलाहाबाद हाईकोर्ट का दैनिक भास्कर ने कोट किया है हिंदी में, मैं अंग्रेजी में भी कह सकता हूं। पीड़िता के प्राइवेट पार्ट को पकड़ना, उसके पायजामे के नाड़े को तोड़ना, फिर उसे पुलिया के नीचे खींचकर ले जाने की कोशिश करना रेप या रेपिस्ट को कोशिश नहीं मान सकते। ये हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस आर मिश्रा। ये जो दूसरे अखबार की है, ये भी मैं जरा आपको, द एलिगेशन अगेंस्ट accused Pawan and Akash is that they grabbed the breasts of the victim and Akash tried to bring down lower garment of the victim, and for that purpose they had broken string of her lower garments and tried to drag her beneath the culvert, but due to intervention of witness they left the victim and fled away from the place of incident. This fact is not sufficient to draw an inference that the accused persons had determined to commit rape on victim, as
Apart from these facts, no other act is attributed to them to further their alleged desire to commit rape on the victim. अब इस केस की सच्चाई जब तक सामने नहीं आती है, मैं इस पर बहुत अधिक टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन फर्ज कीजिए कि यह घटना सही है या फैब्रिकेट किया गया है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये एक जस्टिस के मुखारबिन से क्या निकल रहा है? वो रेप को डिफाइन कैसे कर रहे हैं? बहुत सारे झूठे एलिगेशंस भी होते हैं, मैं मानता हूं, लेकिन ये जस्टिस हैं, इनका इंटेलेक्ट देखिए, ये रेप को डिफाइन कैसे कर रहे हैं? बलात्कार। अब ये बलात्कार अगर उनका हिंदी रूपांतरण करें तो बलात्कार का डेफिनेशन इनके हिसाब से क्या है? इनके हिसाब से है सेक्सुअल इंटरकोर्स, और जब तक वो नहीं होता है तब तक वो बलात्कार नहीं है। यह है जस्टिस आर मिश्रा, और उसी इलाहाबाद हाईकोर्ट के, जिस इलाहाबाद हाईकोर्ट से ट्रांसफर होकर के जस्टिस यशवंत वर्मा आए थे अपने यश को बढ़ाने के लिए। कहां पे? ये हस्तिनापुर आए थे, हस्तिनापुर, दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट के जज बनकर के आए थे उसी इलाहाबाद हाईकोर्ट से, और यहां पर अपने घर में वो सैकड़ों करोड़ इकट्ठा कर लिए कि हजारों करोड़ इकट्ठा किए हैं। अब ये तो जांच का विषय है। एक तरफ ये जस्टिस मिश्रा कह रहे हैं, बलात्कार का डेफिनेशन क्या दे रहे हैं ये देखिए आप। अब मैं आपको तीसरे जज का एक उदाहरण दे रहा हूं, बड़ा दिलचस्प है। मैं अभी जस्टिस निर्मल यादव पर नहीं जाऊंगा, अभी मैं तीसरे जज का उदाहरण दे रहा हूं। तीसरे जज साहब हैं गौरांग कांत साहब। अब ये गौरांग कांत साहब की एक बड़ी दिलचस्प कहानी है। कहानी तो बहुत लंबी है, बहुत लंबी, और पावर गैलरी का सबसे सटीक एग्जाम्पल अगर कोई है तो माननीय गौरांग कांत जी है। कैसे सेटिंग गेटिंग करते कराते करते कराते करते कराते ये जज बन गए, और इनका मुझे एक दिल्ली पुलिस के बड़े ही जिम्मेदार अधिकारी, बड़े पद पर रहने वाले अधिकारी ने डिटेल वृत्तांत मुझे बताया। डिटेल कैसे अपने पत्रकार भाई के सहारे लॉबिंग की गई, और लॉबिंग करके ये माननीय जज बने। जज बनने के बाद माननीय जज साहब का एक कुत्ता खो गया। कुत्ता खोने के बाद इन्होंने, जहां पर ये रहते थे, जज साहब का जो क्वार्टर होता है, वहां के घेरे में जो डीसीपी आते हैं उनको इन्होंने एक पत्र लिखा। पत्र इनका इतना अब्यूसिव था, इतना अहंकार भरा पत्र था, उसकी भाषा देख करके माननीय जो पुलिस ऑफिसर थे वो भड़क गए। उन्होंने इस पत्र को मीडिया में लीक कर दिया, और जब वो मीडिया में लीक हुआ तो ये बवाल मच गया। बवाल मचते ही फिर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया और इन्हें कहा कि आपको अब दिल्ली छोड़ना पड़ेगा। इन्होंने पूरी पैरवी की, इनके माननीय पत्रकार भाई साहब पूरे लग गए, तन मन से लग गए कि इनको किसी प्रकार से इनको दिल्ली में रखा जाए, लेकिन बात नहीं बनी। और उस वक्त संभवतः चंद्रचूड़ साहब ही थे। उन्होंने कहा कि नथिंग डूइंग, यू हैव टू बी इन कोलकाता एंड देयरफॉर it is an urgent order and you have to follow.
आपको कोलकाता जाना पड़ेगा और आजकल ये कोलकाता हाई कोर्ट की शोभा बढ़ा रहे हैं। कुत्ता खोने के लिए इनका नाम आया। बहुत सारे चीजों में भी नाम आ सकता है, लेकिन उसके चूंकि साक्ष्य नहीं है, आप किसी पर इस तरह के आरोप नहीं लगा सकते। ऐसे ऐसे जस्टिस के सहारे हमारा न्याय का मंदिर चल रहा है, लेकिन हमारे सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीश उनको ट्रांसफर करके इतिश्री कर देते हैं। ट्रांसफर करके इतिश्री हो जाता है, कोई एक्शन नहीं होता है। ट्रांसफर कर दिया, बात खत्म हो गई, यही एक सजा है। अगर कोई पुलिस वाला भ्रष्टाचार करता हुआ पकड़ा जाए तो वहां भी एक चलन है कि उसको थोड़ा सा दबाने के लिए आप क्या करें, तो लाइन हाजिर करवा दें, या किसी भी चीज में ऐसा कुछ में आप पकड़ा गए तो लाइन हाजिर कर दीजिए साहब। यही चल रहा है। फिर भी पुलिस तो चलिए आप उनको सजा भी देते हैं इसी अदालत में आकर के, लेकिन हमारी अदालतें क्या नजीर पेश कर रही हैं? ट्रांसफर करके इतिश्री। जिनके घर में सैकड़ों करोड़ रुपए पकड़ाए हैं उनको सिर्फ ट्रांसफर कर दिया जाएगा। नवंबर 2023 में पीआईएल लगी दिशा की और दिसंबर 2024 तक उसकी सुनवाई नहीं की गई। जस्टिस डीके उपाध्याय मुंबई हाईकोर्ट के जस्टिस रहे, लगातार लगातार तारीख पर तारीख देते गए। क्यों नहीं उनके ऊपर आरोप लगे? जिनके घर में आज पैसों की गड्डी, नोटों की गड्डी मिली है, क्यों नहीं ऐसे जजों के ऊपर यह आरोप लगे कि ये सारे लोग कॉम्प्रोमाइज्ड हो चुके हैं? इस प्रकार के जज जो अपने को एक खास पर्टिकुलर केस में खुद को अलग रखना चाहते हैं, उसकी सुनवाई नहीं करना चाहते हैं, तो क्यों नहीं उनके ऊपर आरोप लगे कि यह पूरा कॉम्प्रोमाइज्ड मामला है? क्यों नहीं लगे? और जज साहब के यहां पैसे मिलने की बात इस बात का सबूत है कि हमारे न्यायालयों में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और घोर भ्रष्टाचार का केंद्र बिंदु हमारा न्यायालय बनता जा रहा है। मिलॉर्ड, आपसे मैं आग्रह कर रहा हूं कि जरा ये ट्रांसफर का खेल बंद कीजिए। और मैं बड़ी जिम्मेदारी से यह सवाल करना चाहता हूं, और जस्टिस खन्ना पर मुझे बड़ा भरोसा है। ये जस्टिस खन्ना, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस खन्ना, उन्हीं जस्टिस खन्ना के भतीजे हैं जिन्होंने इमरजेंसी में अकेला 5 सदस्यीय जो बेंच थी उसमें अकेले जज थे जिन्होंने इमरजेंसी की खिलाफत की, और उन्होंने इंदिरा गांधी के सारे करतूत की खिलाफत की। उन्होंने कहा कि ये इमरजेंसी जो है ये लोगों के फंडामेंटल राइट का उल्लंघन है, आपके नागरिक अधिकारों का उल्लंघन है। ये इन्हीं चीफ जस्टिस के चाचा थे, जस्टिस खन्ना, और आज उन्हीं के भतीजे ने यह निर्णय लिया है जब इनको ट्रांसफर किया है। लेकिन मुझे आपसे बहुत उम्मीद है जस्टिस खन्ना। मैंने कई मौकों पर आपकी तारीफ की है। मैंने सहारा निवेशकों का जो केस चल रहा है उसमें भी मैंने देखा कि आप सिंपैथेटिकली चीजों को देख रहे हैं और न्याय दिलाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। मैं जस्टिस खन्ना से अनुरोध करता हूं कि दिशा और सुशांत के मामले पर आप सुओ मोटो लें, आप सीबीआई को डायरेक्ट करें कि आप अपना स्टेटस रिपोर्ट अविलंब दें। नहीं तो लोगों को शायद यही संदेश जाएगा, ऐसे ऐसे जजों को देखने के बाद जिनके घरों में गड्डियां मिल रही हैं नोटों की, तो लोगों का भरोसा अदालत पर से खत्म हो जाएगा। इसीलिए मैं हाथ जोड़ करके अनुरोध कर रहा हूं कि अदालत के ऊपर, न्याय के मंदिर के ऊपर
न्यायिक व्यवस्था के ऊपर अगर आप लोगों का भरोसा बनाए रखना चाहते हैं तो कृपा करके इन लोगों का ट्रांसफर मत करिए, इन्वेस्टिगेशन करिए। ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कर दीजिए जैसे तैसे, लेकिन जहां पैसे का अंबार पड़ रहा है उसमें इन्वेस्टिगेशन की आवश्यकता क्या है? आप कंफर्म मान लीजिए, चलिए हो सकता है कि किसी ने अगर ज्यादती को कोई फंसाना चाह रहा हो, जो भी हो, इसका इन्वेस्टिगेशन कीजिए। अगर जस्टिस यशवंत वर्मा का उसमें कोई भूमिका नहीं है तो यह भी पता कीजिए। तात्पर्य यह है कि जब तक उसकी जांच ना हो, जस्टिस यशवंत वर्मा को न्यायालय में नहीं आना चाहिए, न्याय के मंदिर में अपने कदम नहीं रखने चाहिए। यह आम जनता की डिमांड है। किसी से भी पूछिए, शायद वो यही कहेंगे आपको। तो यह निर्णय तो आपको ही करना चाहिए था। आपको यह न्याय निर्णय करना चाहिए कि जब तक आपका इन्वेस्टिगेशन कंक्लूड नहीं होता है, आप अभी आप छुट्टी पर जाइए। आप उनको तनख्वाह देते रहिए, कोई बात नहीं है, लेकिन आप छुट्टी पर जाइए, या लीव विदाउट पे भेज सकते हैं आप उनको। लीव विदाउट पे पे जाइए, उनको कहिए कि हम 1 महीने के अंदर या 7 दिन के अंदर है, तो कितना वक्त लगेगा? 1 महीना ले लीजिए। 1 महीने के अंदर पूरी जांच करके पता कर लेते हैं कि किसी ने उनके साथ कोई फॉल प्ले तो नहीं किया है, किसी ने नोटों की गड्डी तो वहां नहीं रख दिया है उनको बदनाम करने के लिए। ये आग भी लगना कैसे हुआ, क्या क्यों हुआ, ये भी, इसका भी पता लगाया जाए। तो खाली मैं मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर यह नहीं कह रहा हूं कि आप संज्ञान ले लीजिए और आपने ट्रांसफर कर दिया उनको। तो ट्रांसफर करना सही न्याय नहीं है। न्याय होता कि ठीक है, अभी ये आरोप लगे हैं, इसमें विधिवत जांच करें। यशवंत वर्मा को विक्टिम बना करके मैं नहीं कह रहा हूं कि आप उन्हें इमीडिएट सजा दे दीजिए। आप जांच कीजिए, न्यायिक प्रक्रिया का पालन कीजिए। महीने भर का, 1 डेढ़ महीने का, 2 महीने का वक्त लीजिए, इमीडिएट एक कमेटी गठित कीजिए और ट्रांसपेरेंट तरीके से, पारदर्शी तरीके से उनका इन्वेस्टिगेशन हो। उस इन्वेस्टिगेशन के रिपोर्ट के आधार पर जो आपको लगता है वो सजा मुकर्रर करें। जज कोई कानून से ऊपर नहीं है, वो कोई भगवान बनकर के नहीं खड़े हो गए हैं कि उनको वो सजा के ऊपर है। ऐसा नहीं होता है, और आप लोगों ने दिए हैं। अतीत में आप लोगों ने बहुत सारे जजों को सजा दी है। तो आप इनका इन्वेस्टिगेशन उसी आधार पर करें। आपको लगे कि नहीं, इनके इन्वेस्टिगेशन में इनके साथ किसी ने ज्यादती की है, फॉल प्ले किया है, कोई पैसा ला करके वहां पर रख दिया है, तो इसकी तहकीकात कीजिए। मेरा कहना है कि तहकीकात करने के बाद सजा ट्रांसफर नहीं होनी चाहिए। अगर ये सच पाया गया कि पैसे उनके पास मिले हैं और उस पैसे का कोई अकाउंट फॉर नहीं है, वो कोई सेटिस्फैक्टरी रीजन नहीं दे सकते हैं, तो निश्चित रूप से यशवंत वर्मा को कठोर सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि ये कोई आम लोग नहीं है। ये आपकी पूरी न्यायिक व्यवस्था को तार तार करने के लिए इनका ये एक्ट काफी है। और आर मिश्रा को क्या कहेंगे आप? जस्टिस कांत को क्या कहेंगे आप? कुत्ता उनका खो जाता है तो क्या करते हैं? तो किस किस प्रकार के कैसे कैसे लोग इस न्यायिक व्यवस्था में आ रहे हैं, उनके ऊपर अगर आपका चेक एंड बैलेंस नहीं रहेगा तो न्यायिक व्यवस्था पर लोगों का भरोसा उठ जाएगा। और इसीलिए दिशा और सुशांत का मामला पिछले 5 साल से लटका हुआ है, क्योंकि ऐसे ही लोग जुडिशरी में हैं जो मैनेज हो जाते हैं, जिनके यहां आग लगने पर करोड़ों रुपए पकड़े जाते हैं। तो स्पष्ट हो गया कि जुडिशरी मैनेज हो रही है, जुडिशरी पैसे में खेल रही है, वारे न्यारे हो रहे हैं। एक एक वकील के करोड़ों के फीस हैं। एक एक वकील दिल्ली में 16-16 लाख रुपए दे करके रेंट चुका रहे हैं, रेंट चुका रहे हैं। जोरबाग जैसे इलाके में रहते हैं और उनके बंगले का रेंट 16 लाख रुपए प्रति माह है। आप अंदाजा कीजिए उनकी कमाई कितनी होगी। अभिषेक मनु जी सिंघवी ने अपनी कमाई 1000 करोड़ रुपए से अधिक डिक्लेयर किया है, टैक्स पेयर हैं। ऐसे ऐसे वकील हैं। इस देश में कानून महंगा हो गया है मिलॉर्ड, गरीबों के लिए कानून है ही नहीं। आप कल्पना कीजिए कि दिशा के पिता चटनी बेच करके
500 1000 रुपए कमाते हैं, किस वकील को रखेंगे अगर नीलेश ओझा खड़े नहीं होते या उनकी टीम खड़ी नहीं होती? राशिद खान पठान और सुप्रीम कोर्ट लिटिगेंट हाई कोर्ट एसोसिएशन के वकीलों की टीम खड़ी नहीं होती। कौन देता साथ सतीश सालियान का? कौन देता बताइए आप? कौन देता? ये लोग देते, ये करोड़ों की फीस लेने वाले? इनके मन में कभी बात ये आई कि हम सतीश सालियान का केस ले लें? कभी इनके मन में आई? कभी नहीं आई। ये पैसे में खेलते हैं साहब। नेता जब जेल जाएंगे तो उनका केस ले लेंगे, हेमंत सोरेन का केस लेंगे, अरविंद केजरीवाल का केस लेंगे, क्योंकि बैकडोर से बैग पहुंच जाएगा और वो अनअकाउंटेड होगा, अनअकाउंटेड होगा। जो अकाउंटेड है वो तो है ही है साहब। वितृष्णा हो रही है लोगों को आपकी व्यवस्था से मिलॉर्ड। भरोसा उठ रहा है लोगों का। भरोसे को बहाल कीजिए मिलॉर्ड। डेमोक्रेसी का सबसे मजबूत स्तंभ अगर है तो वो न्यायालय ही है, न्याय का मंदिर ही है, न्यायिक व्यवस्था ही है। रूल ऑफ लॉ जिस तंत्र में नहीं है वो तंत्र बेकार है, चाहे वो प्रजातंत्र ही क्यों ना हो। अगर रूल ऑफ लॉ नहीं है तो उस प्रजातंत्र का कोई मतलब नहीं है मिलॉर्ड। तो रूल ऑफ लॉ खत्म क्यों हो रहा है? क्योंकि रूल ऑफ मनी चल रहा है, रूल ऑफ डॉलर चल रहा है, रूल ऑफ मनी। तो ये जो रूल ऑफ मनी है ना, इसको दरकिनार कीजिए और मनी को डिलीट करके लॉ लाइए। तो रूल ऑफ लॉ जब आप इंपोज करेंगे तो देश आपके सामने नतमस्तक होगा, वरना देश आपसे सवाल पूछेगा मिलॉर्ड, आपसे सवाल पूछेगा। अगर इस तरह के बर्ताव वाले लोग जुडिशरी की शोभा बढ़ाएंगे तो जुडिशरी की कोई शोभा नहीं बढ़ेगी, उसमें कोई चार चांद नहीं लगेगा। जुडिशरी अंधेरे में खो जाएगी और एक अंधेरा घर लगेगा लोगों को, जिसमें लोग प्रवेश करना नहीं चाहेंगे। वैसे भी लोग घबराते हैं। कहावत है, थाने और वकील से दूर रहिए, लोग कहते ही हैं। अस्पताल से भी लोग कहते हैं आजकल, अस्पताल, थाने और वकील से दूर रहिए। ये बहुत मशहूर कहावत है, आम कहावत है, लोग आपस में बात करते हैं। तो अपनी इज्जत को बचाना है अगर, आपके पास कई एग्जाम्पल हैं। एक तो दिशा और सुशांत के लिए मैं आपसे कह रहा हूं, अनुरोध कर रहा हूं कि फौरन आप ऐसा कदम उठाइए जिससे लोगों में आपके प्रति आस्था जगे और ऐसे न्यायाधीशों के खिलाफ अविलंब एक्शन लीजिए, ट्रांसफर का नहीं, मजबूत और कठोर कदम उठाइए। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।